सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। श्रोताओं नमस्कार, 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कोटपुतली केंद्र है। मैं हूं आपके साथ अमरजीत सिंह और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कोटपुतली डायरी। श्रोताओं, क्या आपने कभी किसी से सुना है कि काश मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता, मैं तो धरती पर केवल एक बोझ हूं जिसे अब चले जाना चाहिए, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। या फिर किसी ने कहा हो कि अलविदा दोस्त, हो सकता है ये अपनी आखिरी मुलाकात हो। श्रोताओं, ये बातें सुनकर अगर आपको चिंता होती है तो आपको वाकई में चिंता होनी चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति किसी गहरे डिप्रेशन में हो और अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोच रहा हो, जो कि बहुत ही घातक है। श्रोताओं, अगर कोई डिप्रेशन में हो, उदास बैठा हो, तो उससे बात जरूर कर लें। ज्यादा नहीं, 2 पल शांति से बैठकर उसका हालचाल पूछिए। उसे पूछ लीजिए कि क्या बात है, बहुत उदास बैठे हो, कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। और यकीन करो, अगर मदद ना भी कर पाया तो दोस्त, बताने से तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो ही जाएगा, इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं है। और श्रोताओं, ऐसी ही कुछ बातें करके आप किसी व्यक्ति को आत्महत्या की ओर बढ़ने से रोक सकते हैं, किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। श्रोताओं, आत्महत्या के मामलों को देखते हुए लोगों से बात करके इसे कैसे रोक सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरन रहीसा और डॉक्टर सरवंता कुमारी। तो सबसे पहले आप दोनों का आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आत्महत्या का खतरा सबसे ज़्यादा आप किस तरह के लोगों में देखते हैं? ये आत्महत्या रोकथाम दिवस ये हमें ये याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और आत्महत्या को रोका जा सकता है। इसका जो मुख्य कारण जो है वो है अवसाद, चिंता, नशे की लत, पारिवारिक और सामाजिक बदलाव, आर्थिक या शैक्षणिक तनाव। ये सब मुख्य कारण हो सकते हैं जिससे इंसान आत्महत्या कर लेता है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया जैसे अवसाद मुख्य कारण है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज अपना मर्ज आपको नहीं बता पाता है, फिर भी आप समझ जाते हैं कि उसे क्या बीमारी है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे समझा जा सके कि कोई व्यक्ति अवसाद की ओर जा रहा है या डिप्रेशन में है और वो आत्महत्या की ओर जा सकता है? ये हम मोटे तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जो व्यवहार कोई इंसान पहले कर रहा है और अभी जो कर रहा है उसमें आपको है ना मेजर चेंजेस मिलेगा कि पहले वो नॉर्मल बात करता था, अब या तो वो ज़्यादा बात कर रहा है या कम बात कर रहा है। पहले वो सभी लोगों के बीच में बैठ के अपनी बातें शेयर करता था, लेकिन अब वो नहीं कर रहा है, या तो वो अकेला जा रहा है या फिर वो हमें वो सब चीज़ें नहीं बता पा रहा। तो ये उसके जो बिहेवियर जो चेंजेस है उससे ही हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा अवसाद में जा रहा है या ये इंसान अवसाद में जा रहा है या इसको कोई अंदर से कोई ट्रॉमा लगा है या कोई ये नशे की लत की तरफ जा रहा है। तो वो उनके बिहेवियर चेंज से ही हम ये सब पता लगा सकते हैं। इसके अलावा तो कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। जी, अभी आपने जैसे बिहेवियर की बात की, बच्चों की बात की, तो हम डॉक्टर सरवंता जी की ओर जाना चाहेंगे। तो मैम, हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं जैसे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 आने की होड़ उनमें यह दबाव पैदा कर रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हम देखें तो आत्महत्या करने वाले 100 लोगों में से हर 7वां एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। तो क्या आज की शिक्षा प्रणाली को हम युवाओं में बढ़ती आत्महत्या का एक कारण मान सकते हैं, या फिर इसे पेरेंट्स की एक लापरवाही के रूप में हम देख सकते हैं? ये इसके लिए हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मान सकते, ना ही तो हम शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मान सकते हैं, ना ही केवल माता पिता को जिम्मेदार मान सकते हैं या सोसाइटी को जिम्मेदार मान सकते हैं। इसमें सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है। अगर मैं शिक्षा प्रणाली की बात करूं तो आज कहने को शिक्षा
छात्र केंद्रित है, लेकिन अगर हम वास्तव में ही स्कूलों में जाके देखें तो कहीं छात्र की इच्छा के अनुसार विषय कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते। स्कूल की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से विषय उन पर थोपे जाते हैं। अगर हम आज स्कूलों में जाकर देखें तो छोटी क्लास से ही फाउंडेशन कोर्स चलाया जाता है, जिसमें बच्चे को सिर्फ यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि आपको टेक्निकल लाइन में जाना है, आपको मेडिकल लाइन में जाना है, जबकि बच्चा टेक्निकल और मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं चाहता। बच्चा पुलिस में जाना चाहता है, बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, और जब बच्चे की इच्छा के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है, वो जो अब करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, पेरेंट्स की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और इसी वजह से वह आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ की क्या ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने जीवन काल में अपनी कुछ इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पाते। वो अपनी उन इच्छाओं को अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि थोप देते हैं, अपने बच्चे पर थोपना चाहते हैं कि मैं नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा ऐसा करे। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बनने की इच्छा है या जो आप बच्चे को बनाना चाहते हो बच्चा वही बने। बच्चे की इच्छा किसी दूसरे फील्ड में जाने की, लेकिन हम ज़बरदस्ती अपने सपनों को बच्चों पर थोप देते हैं, और बच्चा जब वो अपने पेरेंट्स की उन इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, और ये सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे या समाज क्या सोचेगा, और फिर ऐसे ही विचार उसके मन में आने के बाद वह आत्महत्या जैसे घिनौने कृत्य की तरफ बढ़ जाता है। जी मैम, अभी आपने जो बच्चों के बारे में बताया कि पढ़ाई और पेरेंट्स एक कारण हो सकते हैं डिप्रेशन में जाने का, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि सोशल मीडिया जिस पर बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथों में भी फ़ोन है, वो भी सोशल मीडिया पर हैं, तो आप सोशल मीडिया को और जो मोबाइल्स हैं उन्हें किस हद तक डिप्रेशन और आत्महत्या का कारण मानती हैं? देखो सर, सोशल मीडिया और मोबाइल भी बच्चों में डिप्रेशन का एक कारण है। इसकी मेन वजह यह है कि पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तब बच्चा बाहर खेलता था, दोस्तों के साथ खेलता था और स्वस्थ रहता था, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। लेकिन आज मोबाइल की वजह से बच्चा घर में मोबाइल गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, तो वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहता है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहता है। दूसरी वजह यह है कि जब सोशल मीडिया नहीं था तब बच्चा एकदम स्वतंत्र था। आज अगर बच्चा स्कूल में किसी तरह की शैतानी कर देता है, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से स्कूल में कैमरे भी लगे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बच्चे के माइंड में ये भी रहता है कि ये बात अब स्कूल को भी पता चल जाएगी, सर को भी पता चल जाएगी, प्रिंसिपल सर को भी पता चल जाएगी। इन बातों को लेकर बच्चा डिप्रेशन में रहता है, और जब डिप्रेशन में रहता है तो फिर अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए वह सोचता है कि आत्महत्या ही सबसे सही और सुरक्षित कदम है। हमारे श्रोताओं को बताइए कि कोई व्यक्ति अगर परेशान दिखाई दे रहा है तो क्या उससे ये सवाल पूछना कि आप आत्महत्या के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, ये किस हद तक आप इसे सही मानते हैं, या फिर ये सवाल आत्महत्या के खतरे को और बढ़ा देगा? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि जनरली हम ऐसा सवाल नहीं करते हैं। ये एक मिथ बनी हुई है कि अपन ये पूछेंगे तो क्या पता वो आत्महत्या कर ले, लेकिन ये सच बात है कि जो ऐसा सोच रहा है उससे हमें पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान जो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये सबसे मेजर सिम्टम है। जो ऐसा बोलते हैं, जनरली सुसाइड में देखा गया है कि जो ऐसा बोलते हैं वो लोग सुसाइड करने के उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं। तो हमें पूछना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और वो हर संभव उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये जो आत्महत्या की जो बात करते हैं उनसे हमें खुल के बात करना चाहिए, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से तरीके आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे जिनसे कि आत्महत्या को हम एक हद तक रोक सकते हैं? इसमें सबसे पहला तरीका तो हम कम्युनिकेशन हम उससे बात करें। वो अगर एबनॉर्मल सिम्टम हो, अगर उसके आ रहे हैं, पहले नॉर्मल थे अब उससे अलग बिहेव वो कर रहा है, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। सुसाइड अगर कोई कर रहा है तो मेरी नज़र से उसमें सबसे ज़्यादा जो कमी आई है उसके परिवार की, उसके दोस्तों की, इन सब की वजह को मैं ज़्यादा उसमें जो है मानता हूँ कि उनकी वजह से वो हुआ है। क्योंकि जो आत्महत्या कर रहा है वो तो रोगी है ही, लेकिन उसको सही करने की जिम्मेदारी हम सब की थी, परिवार, समाज, देश और जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं सभी की थी, जो हम नहीं कर पाए, हम हमारी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हैं। तो हमें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए और उसकी जो समस्या है उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको सपोर्ट देना चाहिए, जिससे ये कंप्लीट रूप से हम आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। मैं इसमें एक और कहूँगा, मीडिया का इफ़ेक्ट भी आ रहा है। मीडिया के दो तरीके के इफ़ेक्ट आते हैं। एक वर्दर इफ़ेक्ट होता है जो हम
सुसाइड की घटनाएं चलती रहती हैं, तो उसे देख के लोग सुसाइड बढ़ जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। जैसे डेली मीडिया में न्यूज़ चल रही है, उसने सुसाइड कर लिया, किसी सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया, किसी मतलब जनरली जैसे दिन में 5 न्यूज़ सुसाइड की आ गई, तो बच्चों को ये लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मीडिया की वजह से भी जो वर्दर इफेक्ट आता है, उसमें क्या होता है कि मीडिया की सुन के जो है ना सुसाइड के केस बढ़े हैं। एक पेपजिनो इफेक्ट आता है, जिसमें मीडिया का रोल होता है कि वो सुसाइड को कैसे प्रिवेंट कर सकता है, कैसे रोकथाम कर सकता है, ये जागरूकता फैलाए और सुसाइड को रोकने के हिसाब से अपनी न्यूज़ को प्रसारित करे। तो मीडिया का भी इसमें अच्छा रोल होता है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो कम्युनिकेशन करें, सपोर्ट करें, अवेयरनेस फैलाएं कि सुसाइड कोई किसी समस्या का हल नहीं है। किसी समस्या का हल उसका समाधान है। जैसे एक राजस्थानी कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर हमारा सर सही रहेगा तो हम और बहुत से जो हैं हमारे पास चांस होते हैं, उनको लेकर भी हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हमें फर्स्ट है कि हमें ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम अपने जीवन तो अच्छे तरीके से चला ही लेंगे। तो ये अवेयरनेस मीडिया के माध्यम से, हमारे समाज के माध्यम से ये पहुंचनी चाहिए और जो भी सुसाइड कर रहा है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की दोस्तों और परिवार के सपोर्ट की, कि परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक हंसता खेलता आदमी, हंसता मुस्कुराता जो समाज के सामने हंस रहा है, वो भी आत्महत्या की ओर चला जाता है। तो ऐसे कोई सिम्टम्स आप हमारे श्रोताओं को बता सकें जिनसे कि पता लगाया जा सके कि ये व्यक्ति आत्महत्या की ओर जा सकता है या इसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं? इसमें ऐसा तो कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। अगर इसमें हम जैसे कोई बच्चा है, पहले नॉर्मल बात कर रहा था, अब वो बात नहीं कर रहा है, अकेला सा फील कर रहा है, या वो पहले मतलब सब लोगों के बीच में बैठता था, अब वो घर में भी अकेला जाके बैठ रहा है, दोस्तों के बीच में भी नहीं बैठ रहा है, इसी टाइप के इसमें सिम्टम आते हैं। उसको नींद नहीं आ रही है ना, वो नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन फील कर रहा है, इस टाइप के ही सिम्टम आते हैं इसमें। इसके अलावा तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं आता कि जिसको हम जो है लेबोरेटरी मेथड से आइडेंटिफाई कर लें और बता दें, तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता। श्रोताओं, आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है और हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं डॉक्टर पूर्ण रहीसा, जो कि ब्लॉक CMHO कोटपुतली से हैं, और डॉक्टर सरवंता कुमारी। सरवंता जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आजकल हम देखते हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणियां हैं, वो आत्महत्या की ओर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो क्या कुछ ऐसे मामले आजकल शादीशुदा लोगों में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से गृहिणियां आत्महत्या की ओर बढ़ रही हैं? कोई एक कारण नहीं बता सकती इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है बेमेल विवाह। कई बार महिला कहीं और शादी करना चाहती है और पेरेंट्स अपने दबाव में लेकर उसकी कहीं दूसरी जगह शादी कर देते हैं। दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, इस वजह से भी वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। दूसरा कारण है दहेज। कई बार शादी से पहले किसी तरह के दहेज की डिमांड नहीं होती है, लेकिन बाद में शादी होने के बाद लड़के की तरफ से, लड़के के परिवार की तरफ से उसे प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए बाध्य किया जाता है। और कई बार लड़की अपने पेरेंट्स से भी इस बात को शेयर नहीं कर पाती है कि मेरे से दहेज की डिमांड की जा रही है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सोचकर कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स इतना दहेज दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और इसी वजह से वो इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करती रहे, अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जाती रहती है, अवसाद में जाती रहती है और आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा लेती है। और इसका एक और अन्य कारण ये भी है कि कई बार लड़की कुछ सपने लेकर आती है कि मैं शादी के बाद इस फील्ड में जाऊंगी या अपने कैरियर के लिए ऐसा करूंगी, और शादी होने के बाद में उसके ससुराल वाले उसे इस तरह की स्वतंत्रता नहीं देते हैं कि वो अपने कैरियर के लिए कुछ अच्छा कर सके या अपनी इच्छा से किसी फील्ड को चुन सके। इस वजह से भी वह जब उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको कुछ करने को नहीं मिलता है तो फिर वो आत्महत्या जैसे कृत्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। अभी आपने बात की बेमेल विवाह की, बेमेल शादी की, तो आजकल जो है अरेंज मैरिज के साथ साथ हम लव मैरिज के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, जहाँ प्रेम विवाह हो रहे हैं बहुत ज़्यादा समाज में। तो वहाँ जो लव मैरिज कपल्स हैं उनमें भी अरेंज मैरिज कपल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा आत्महत्या के केसेस हम देख रहे हैं। तो उनमें ऐसी क्या परिस्थितियाँ, कैसे तनाव पैदा होते हैं जिनकी वजह से उनमें आत्महत्या की जो भावनाएं हैं वो उनके मन में आती हैं?
देखिए सर, प्रेम विवाह अलग चीज़ है और बाद में गृहस्थी को जीना अलग चीज़ है। कई बार हम भावनाओं में बहकर प्रेम विवाह कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपना पारिवारिक जीवन चलाने की कोशिश करते हैं या हम अपनी गृहस्थी को सेटल करना चाहते हैं, तो उसमें जो हमने प्रेम विवाह करने के समय जो वादे किए थे, जो बातें की थी, उनमें और उनमें कहीं समानता नज़र नहीं आती है। इस वजह से भी आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हम प्रेम विवाह ना करके अपने पेरेंट्स की इच्छा के अकॉर्डिंग विवाह करते हैं, तो पेरेंट्स उस लड़के के पूरे परिवार को देखते हैं, समझते हैं, उसके रिश्तेदारों को देखते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि किस तरह के उनके पेरेंट्स हैं, किस तरह के उनके रिश्तेदार हैं, क्या अभी तक उनके परिवार की हिस्ट्री रही है। तो अगर उनको लगता है कि ये लड़का मेरी लड़की से मैच खा रहा है, मेरी लड़की के विचारों से इसके विचार मिल रहे हैं या इसके परिवार के विचार मेरे परिवार से मिल रहे हैं, तब वो शादी करते हैं, तो वो लंबे समय चल जाती है। लेकिन प्रेम विवाह में ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार भावनाओं में बहकर लड़के और लड़की दोनों इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में वो भावनाएं परिवार को चलाने के लिए सपोर्ट नहीं कर पाती, या हम कहें कि भावनाएं अलग चीज होती है और परिवार अलग तरह से चलता है। इस वजह से भी प्रेम विवाह के बाद आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं। जी, अभी आपने जिक्र किया परिवार और बड़े बुजुर्गों का, जो एक फैमिली होती है। तो अभी हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर परिवार हैं वो सेपरेट रहते हैं, अपने पूरे परिवार से अलग रहते हैं। तो क्या इसे भी आप एक बड़ा कारण मानती हैं? क्योंकि परिवार में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो हर मामले में बीच में आते हैं। तो क्या इसे आप आत्महत्या का एक कारण मानती हैं कि सेपरेट परिवार में ज़्यादा तनाव होता है? जी सर, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि एकल परिवार या हम कहें सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। जब पहले व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहता था, तो अगर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते थे पति पत्नी के बीच में या भाई भाई में या आपस में किसी में भी, महिलाओं में हो जाते थे, तो परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग बिठा करके उनको समझाते थे और तब तक समझाते थे जब तक कि ये बात ख़त्म नहीं हो जाती, चाहे उसमें पूरा दिन लग जाए। लेकिन आजकल एकल परिवार की वजह से आपस में अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी बात पर विवाद हो जाता है, तो कोई समझाने वाला होता नहीं है और दोनों लड़ झगड़ कर अपने अपने कार्य की तरफ चले जाते हैं और इससे वो दिन भर तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। कई बार इसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, क्योंकि घर से लड़ झगड़ कर या तनाव में निकला है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और जब ये तनाव कई दिनों तक बढ़ जाता है या इसमें कई दिन लग जाते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति अवसाद की तरफ जाता है और कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो फिर वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप भी एक डॉक्टरी के स्टूडेंट रहे हैं, पीएमटी के रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिनके रहते आदमी, जो एक विद्यार्थी है, वो तनावपूर्ण स्थिति की ओर जा सकता है? तनावपूर्ण स्थिति में जाने के एक स्टूडेंट के बहुत से कारण होते हैं। जैसे ड्यूरिंग स्टडी अपन अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है वो अपने आप में अपने गली मोहल्ला, अपने ज़िले या अपने स्टेट का टॉपर होता है, तो उस पर पढ़ाई का एक तो बहुत अच्छा दबाव होता है। घर वालों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है उससे कि मेरा बेटा तो डॉक्टर तो 100% बनेगा। उस हिसाब से वो पढ़ाई करने जाता है, तो वहाँ जाता है, वहाँ सभी पूरे देश के टॉपर एक जगह होते हैं, तो उनके बीच में वो पढ़ता है तो उसकी रैंक हो सकता है कभी कभार उसकी रैंक अच्छी नहीं आ पाती है। अच्छी नहीं आती है तो घर वाले उससे पर डे और क्वेश्चन पूछे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि रैंक कैसी आई, पढ़ाई कैसी हो रही है। ये दो बातें मोस्ट कॉमन बातें होती हैं। ये नहीं पूछते कि तेरे मन में क्या चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब उसको सपोर्ट सिस्टम देने के बजाय वो जो अपने मन में जो परिवार सपना पाल लेता है वो ज़्यादा पूछता है कि इसकी अच्छी रैंक आएगी तो बेटा डॉक्टर बन जाएगा। तो बस उसका मेजर कारण है कि वो रैंक अच्छी आ नहीं पाती है, तो वो झूठ का सहारा लेना भी स्टार्ट कर देता है। झूठ का सहारा लेगा तो धीरे धीरे उसकी कंपनी भी ऐसी हो जाती है कि जहाँ उसको पढ़ाई से ज़्यादा और लोग जो है सपोर्ट करने लग जाते हैं। वहाँ का माहौल भी उस पर डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो पढ़ाई रैंक तो आ नहीं पा रही है, तो वो अदर का जो है रीजन्स उसमें चला जाता है। जैसे हो सकता है वो नशे की उसमें चला जाए, हो सकता है वो कोई लड़ाई झगड़े वाले गैंग में शामिल हो जाए। तो ये सब उसके धीरे धीरे कारण बन जाते हैं जो उसको अवसाद की तरफ ले जाते हैं और फिर लास्ट में वो बच्चा सुसाइड जैसे घिनौने कृत्य की तरफ चला जाता है।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम देखते हैं समाज में, जो हमारा युवा है, यूथ है, वो आजकल ऑनलाइन गेमिंग कि इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आर्थिक तंगी होते हुए भी एक युवा हमारा वो ऑनलाइन गेम्स में अपना पैसा बर्बाद करता है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है आत्महत्या की ओर जाने का, अवसाद पैदा करने का? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं, और इस पर तो सरकार ने भी अब तो एक्शन लिया है कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग बंद कर दी है। लेकिन पिछले अगर 2-5 सालों की हम बात करें तो ये ऑनलाइन गेमिंग एक तरीके से जुआ ही है। इसको जुए को कन्वर्ट करके ऑनलाइन गेमिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है कि सोशल मीडिया के थ्रू पता लगता है कि 100 रुपये लगाए 1 करोड़ रुपए आ गए। तो इस चाहत में कम समय में बड़ी चाहत बच्चे को होती है और वो ऑनलाइन गेमिंग खेलने लग जाता है कि उसमें उसको मोटा नुकसान हो जाता है तो वो अपना पैसा दे नहीं पाता, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई सोर्स होता ही नहीं है, तो वो अपना कर्जा चुका नहीं पाता है, तो वो सुसाइड कर लेता है। मैं कहूँगा ये सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर बच्चे को गेम खेलना है तो वो फिजिकल एक्टिविटी करे, वो स्क्रीन टाइम कम दे, फिजिकल एक्टिविटी करे, जो खुद के लिए भी स्वस्थ है, अपने जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है, हमारी जीवन शैली को भी अच्छा बनाता है, पढ़ाई में भी वो अच्छा सहयोग करता है। तो हमें व्यायाम वगैरह करना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग को तो कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए सरकार को। डॉक्टर साहब, एक बात और हमारे श्रोताओं को बताइए कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं आत्महत्या की ओर रुख कर जाते हैं, तो क्या वाकई मेडिकल साइंस में डिप्रेशन का कोई इलाज है? डिप्रेशन का इलाज यही है कि हम उससे कम्युनिकेट करें, उसको सपोर्ट दें, उसको अवेयर करें कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। समाधान यही है कि इसका हल ढूंढना पड़ेगा, और किसी चीज़ को इतनी ज़्यादा चाहत नहीं रखें कि वो नहीं तो हम नहीं, ऐसा नहीं हो। तो उससे भी अच्छे उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर उसको सही रास्ता दिखाया जाए तो वो और भी अच्छी जगह जा सकता है, किसी एक ही पॉइंट को लेके वो ज़्यादा वो ना रहे। तो मैं कहूँगा कि उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उसके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की काउंसलिंग की, डिप्रेस्ड व्यक्ति से बात करने की, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में है और हम उससे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात करनी है ये हमें पता नहीं होता है। तो वो कौन सी बातें हैं या किस तरह की बातें डिप्रेस्ड व्यक्ति से हम करें ताकि हम उसे मोटिवेट कर सकें? इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें पता लग जाए, ऐसा फील होए कि ये जो है इंसान डिप्रेस्ड है या ये अपना नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, जो वो चाहता है तो उसके फेवर में बात करें। उसको पहले ये विश्वास दिलाएं कि हम तेरे सपोर्टर हैं, तू जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे, ताकि उसको मन में आपके प्रति झिझक खत्म हो, वो आपसे हर एक चीज़ शेयर कर सके, ताकि आपको पता लगे कि इसके वास्तव में दिक्कत क्या है। उसके बाद आप हेल्थ प्रोफेशनल से आप कंसल्ट कर सकते हैं और उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारी सरकार ने भी एक किरण करके इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 1800-599-0019, तो हम इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। तो अब समय हो चला है कि हम अपने बातचीत को समाप्ति की ओर ले जाएं। तो मैम, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहें, कोई जानकारी उनसे साझा करना चाहें? प्रोग्राम के अंत में यही कहना चाहूँगी कि केवल आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए अगर हम किसी चीज़ में हार गए हैं तो वो एक ही फील्ड नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जिनकी तरफ आप जा सकते हो। और मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पर आत्मविश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें, और आप किसी दूसरे फील्ड को चुन सकते हैं। अगर किसी फील्ड में आपको असफलता मिली है तो और दूसरे फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं के नाम आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें? मैं श्रोताओं से यही कहूँगा कि अगर आपको किसी एक काम में असफलता मिली है तो आपको डेफिनेटली रूप से आपके लिए 10 द्वार खुले पड़े हैं, आपको उनमें सफलता मिलेगी। जैसे हर अंधेरे के बाद में सुबह होती है, उसी तरीके से आपके भी लगभग 100 और नए रास्ते इंतज़ार कर रहे हैं। आप डिप्रेस्ड ना हो और अपने जीवन में आप उम्मीद की किरण जगाए रखें और आप उससे भी बेहतर करेंगे, यही मेरा आपसे पैगाम है।
सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9